आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर तरुण कोठारी ने अपने एक वीडियो मैसेज के ज़रिए डॉक्टर बिरादरी को झिंझोड़ा है। डॉक्टर कोठारी ने कोविड टेस्टिंग किट्स कितनी भरोसे के काबिल हैं, इस पर संगीन सवालात उठाए हैं। इस मामले में उन्होंने तंजानिया के प्रेसिडेंट की हिकमत अमली की तारीफ़ की है। Tulichukua sampo za mbuzi, tukachukua sampo za kondoo, tukachukua sampo za papai, tukachukua sampo za oili ya gari na sampo za vitu vingine mbalimbali, tukavipeleka pale kwenye maabara। डॉक्टर कोठारी ने कोविड के मामले में बिल गेट्स की गैर ज़रूरी मुदाखलत पर भी नुक्ताचीनी की है और बिल गेट्स पर वबा के बहाने वैक्सीन के ज़रिए सारी दुनिया को अपना ग़ुलाम बना लेने की साजिश रचने का भी संगीन इल्ज़ाम लगाया है। सुनिए डॉक्टर कोठारी क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, आई डॉक्टर तरुण कोठारी, MBBS MD, want to request to all my doctor colleagues, please wake up, जाग जाओ। डॉक्टर्स जागिए, कोरोना को लेकर के सबको बताइए। एक सामान्य बीमारी है, सामान्य फ्लू है, जिसकी मृत्यु दर 0.1% से भी कम है। जो मृत्यु दर बताई जाती है वो कोमोर्बिडिटी की वजह से, यानी कि उसके साथ में 2 बीमारी, 3 बीमारी, 4 बीमारी और है, और कॉज ऑफ डेथ उसका लिखा जा रहा है कोरोना वायरस। इस बात को आपको समझने की आवश्यकता और सबको समझाने की आवश्यकता है। डायग्नोस्टिक किट जिसके बेस पर यह टेस्ट किया जा रहा है वो 2% से 40% तक इनएक्यूरेट है, फॉल्स पॉजिटिव है, फॉल्स नेगेटिव है। इन किट्स के आधार पर किसी को कोरोना पॉजिटिव बताना, कोरोना नेगेटिव बताना ही गलत है। और कोरोना पॉजिटिव बता करके उस मरीज को आइसोलेशन करना, क्वारंटाइन करना और पूरा देश लॉकडाउन करना, यह गलत है। इस बात को लेकर तंजानिया के राष्ट्रपति को मैं सलाम करता हूं। तंजानिया के राष्ट्रपति को जब लगा कि कोरोना केस बढ़ रहे हैं तो क्या कारण है, पता लगाने की कोशिश की, तो उसने कुछ फॉल्स सैंपल लिए, झूठे सैंपल लिए, जो मनुष्यों को नहीं थे। गाय के थे, बकरी के थे, भेड़ के थे, चिड़िया के थे, पपीते के थे, पाइनएप्पल के थे, कटहल के थे। और बड़े आश्चर्य की बात, सैंपल भी उसी तरीके से लिए गए स्वाब के द्वारा, फिर भी कुछ केस के रिजल्ट आए इनडिटर्मिनेट और कुछ आए पॉजिटिव। पपीता पॉजिटिव, कटहल पॉजिटिव, भेड़ पॉजिटिव, बकरी पॉजिटिव। तो तंजानिया के राष्ट्रपति ये तुरंत बात समझ गए। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा खेल हो रहा है कोरोना के नाम से। वो डॉक्टर नहीं है, वो इस बात को समझ गए। आप क्यों नहीं समझ पा रहे? ये कितनी बड़ी साजिश है। ये भारत समेत तमाम विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को नष्ट करके एक राष्ट्र या कुछ राष्ट्रों के द्वारा एक अर्थव्यवस्था बना करके हमारे देश को गुलाम बनाने की षड्यंत्र है, गुलाम बनाने का षड्यंत्र है, साजिश है। इसलिए इस बात को आपको समझना होगा, ये अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी की साजिश है, ये बिल गेट्स की साजिश है, ये फॉसी की साजिश है, ये वर्ल्ड बैंक की साजिश है, ये WHO की साजिश है। बिल गेट्स और बाकी जितने भी तमाम, बिल गेट डॉक्टर नहीं है, आप डॉक्टर हैं, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। बिल गेट अपने आप को इस पूरे मामले में सबसे आगे आया है और समझाने की कोशिश कर रहा है, वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन। यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी बिल गेट्स के बिछाए हुए षड्यंत्र में फंस चुके हैं। मित्रों, हमें अपने प्रधानमंत्री जी को भी इस षड्यंत्र से बाहर निकालना है। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। देश हमारा बर्बाद हो रहा है और हम पार्टी और व्यक्ति में उलझ गए
तो देश को हम बर्बादी होने से बचा नहीं सकते। इसलिए आप इस बात को समझिए, या तो आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं या आप समझना चाहते नहीं हैं। जैसे भी हो, यदि आपने ये बात जनता को नहीं बताई तो मान के चलिए कि यह कोरोना का षड्यंत्र 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक चल सकता है, जब तक कि हम पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाए, जब तक कि हम गुलाम नहीं हो जाए, जब तक कि हमारे यहां पर बहुत बड़ी भूखमरी ना फैल जाए। और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इवेंट 201 देखिए। 18 अक्टूबर 2019 को ही बिल गेट्स ने यह घोषणा कर दी थी कि अगला महायुद्ध एटम बम से नहीं होगा, वो एक वायरस से होगा और उस वायरस का नाम कोरोना वायरस होगा। बकायदा फोटो बताया गया था उसके अंदर। तो आप समझ सकते हैं ये एक महायुद्ध चल रहा है। इस महायुद्ध के अंदर हमारा देश बर्बाद हो रहा है। इस बात को आपको समझना है और सबको समझाना है। यदि आपने इस बात को नहीं समझा तो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। मैं YouTube पे और Facebook पे जो वीडियो अपलोड करता हूं, जो कमेंट आते हैं, वहां पर साधारण लोग हैं। 99% लोग साधारण हैं और वो लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। लेकिन आप अगर नहीं समझ पा रहे तो जनता के बीच में आपकी क्या छवि होगी? आपकी क्रेडिबिलिटी खतरे में है। जनता आपको क्या सोचेगी बाद में? और दूसरी बात ये, यदि आप समझ लिए हैं, आपको बात समझ में आ चुकी है, परंतु आप नहीं बोल रहे हैं और 6 महीने बाद बोलेंगे या 18 महीने बाद बोलेंगे, तब जनता फिर पूछेगी आपसे कि भाई आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तब आप क्या बोलेंगे? और मित्रों, एक बात और ध्यान रखना, ये वैक्सीन के नाम पर जो आईडी 2020 जो लगाई जा रही है आपके शरीर के अंदर, डिजिटल आईडी, ये सर्टिफिकेशन, ये कितने खतरनाक है। सबसे पहले आपके ऊपर इनको लगाया जाएगा, क्योंकि आपसे कहा जाएगा कि आप डॉक्टर्स है, आप नर्सिंग स्टाफ है, सबसे अधिक खतरा आपको है। इसलिए ये वैक्सीन, ये आईडी सबसे पहले आप लगवाएं, आपके बच्चों को लगाया जाएगा। वैक्सीन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, डेथ, ऑटिज्म, कैंसर्स, ये सब के सब आपको सबसे पहले पीड़ित करेंगे, उसके बाद जनता तक पहुंचेगी। आपको जगना है, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ लेना। मैं डॉक्टर तरुण कोठारी आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि इस बात को आप समझिए और सबको समझाइए, आम जनता को समझाइए, क्योंकि आम जनता आपकी बात को ज्यादा गौरपूर्वक सुनेगी। जनता को मीडिया के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं है। मीडिया, आप जानते हैं, एक ऐसा संगठन है जो पैसों के लिए काम करता है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। पैसों के लिए वो स्टोरी चलाता है, पैसों के लिए ही काम करता है। पैसा मिलेगा तो वो आप जो चाहे वो लिख देगा उसके अंदर। तो अब ये आपका दायित्व बनता है, इसलिए आप इस बात को सभी लोगों को समझाएं। जो बाकी साथी लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक ग्रुप में भेजें। पता नहीं किस ग्रुप में कौन सा डॉक्टर हो जिसको सच्चाई मालूम चल जाए। यदि उनको सच्चाई मालूम चल गई तो बहुत जल्दी ये फर्जीवाड़ा एक्सपोज हो जाएगा। साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर कोठारी ने डॉक्टर बिरादरी से कहा है कि जनता को मीडिया के भरोसे ना छोड़ें। ये बात सही है कि चंद मीडिया वाले अपने प्रोफेशन का हक अदा नहीं करते, मगर इसका ये मतलब नहीं कि सारे मीडिया वाले एक जैसे होते हैं। वैसे तो हालांकि डॉक्टर प्रोफेशन भी नोबल प्रोफेशन है, मगर इस प्रोफेशन पर भी आए दिन इल्ज़ामात लगते रहते हैं। हाल ही में हमें एक वीडियो वसूल हुआ है गुलनार हॉस्पिटल से, उन्होंने जगह नहीं बताई है, मगर पेशेंट के अटेंडेंट्स कह रहे हैं उनका पेशेंट थोड़ी देर पहले बिल्कुल चंगा था और बिल्कुल सेहतमंद होने का जो है कह रहा था। अचानक डॉक्टरों की तरफ से इत्तला आती है कि उनका पेशेंट फौत हो गया है। कोरोना आने के बाद से अटेंडेंट्स को पेशेंट के करीब रहने नहीं दिया जा रहा है, बल्कि हॉस्पिटल में ही नहीं रहने दिया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं कुछ गलत तो नहीं हॉस्पिटल में हो रहा है?
इल्ज़ाम है तहकीकात की ज़रूरत है। फिलवक्त आप इस वीडियो को देखिए। ये देखो वो गोकुलदास हॉस्पिटल की कंडीशन, एक के बाद एक सबकी डेथ होती जा रही है यहाँ पर। ये मैडम ये हम चार जने थे और आधे घंटे के अंदर 3 जनों का और अच्छी बातचीत करके आए और थे। सबको कह दिया कि उनकी डेथ हो गई। ये ग्रीन के चक्कर में लग रहा है, ग्रीन नहीं, ये इनका अस्पताल खाली करके इन्होंने बोला अस्पताल सैनिटाइजर करना है, उस चक्कर में सबकी इन्होंने डेथ कर दी है। 2 दिन पहले बोला था इन्होंने एक को कि हम ग्रीन करेंगे, सैनिटाइजर करेंगे पूरा अस्पताल। सैनिटाइजर के चक्कर में ये पूरा खाली कर रहा है और जिनको सबको डेथ कर रहा है। आधे घंटे के अंदर 3 जनों को ये बाजी आ रही है, ये बाजी आ रही है रोते हुए, इनको देखिए, इनकी बेबाजी नहीं रही। ये 24 दिन से एडमिट थी। ये अस्पताल की कंडीशन देखिए। 10 मिनट पहले मैं मेरी अम्मी से बात करके आया, उन्होंने बोला कि हाँ अच्छी हूँ, और 10 मिनट बाद आके बोला कि डेथ हो गई। मैं गोविंद प्रजापत बोल रहा हूँ। मेरे पापा अभी ठीक थे 4:30 बजे तक। उसके बाद ना इन्होंने क्या मालूम क्या करा, इन्होंने 4-5 डेट कर दी आधे घंटे में। आधे घंटे के अंदर 5 डेट करी इन्होंने। सब सही है, वो सब ठीक थे। ये कह रहा है कि हमें सैनिटाइजर करना है अस्पताल, वो पूरा सैनिटाइजर और करना सुबह है। मेरे फादर की डेथ हुई है। अगर इनको सैनिटाइजर करना था तो दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर देते। अगर मनीष सिंह जी है तो प्लीज आपसे, कलेक्टर से भी हमने आपसे निवेदन है कि हम पैसा भी दे रहे हैं और पैसा देने के बाद भी हमारे हमको पिताजी इंसान की नहीं लास्ट मिल में रहा है। हमारी पापा की डेड बॉडी ही मिल रही है। और हमारे को मेडिकल वालों तक ने नहीं छोड़ा, सब ने नहीं छोड़ा, अस्पताल ने नहीं छोड़ा। अगर इनको वो करना था तो दूसरे अस्पताल में डिस्चार्ज कर देते। कम से कम इंसान की जान तो नहीं लेते। कहीं सरकारी में पटक देते, वहाँ सवार आ जाता कुछ, हमें डिस्चार्ज करके सरकारी में डाल देते, ग्रीन करना था तो। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF ने माइनॉरिटीज़ पर जुल्म ज़्यादती व मॉब लिंचिंग जैसे वाक़यात की वजह से हिंदुस्तान को कंट्री फॉर पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में शामिल कर दिया है। इसके तहत हिंदुस्तान को चंद रेस्ट्रिक्शंस झेलने पड़ेंगे। तफसीलात USCIRF की वेबसाइट पर मौजूद हैं। फिलवक्त आप देखिए ये वीडियो। स्पेशल जिम्मेदारी दी गई है तो उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी और फिर 1.5-2 घंटे तक हमारी वहाँ पर चर्चा चली। खुद परमजीत माही जी भी मेरे साथ इस चर्चा में थे और उन्होंने भी भारत में क्या क्या हो रहा है, मैंने भी भारत में क्या क्या हो रहा है, ये सारी बातें वहाँ पर बताई। और सतपाल मोमंशी अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन UK के माध्यम से उन्होंने जो मुझे मेमोरेंडम तैयार करके दिया था वो मैंने वहाँ पर सबमिट किया। और हैरिसन एकिन्स जी ने मुझे विश्वास दिलाया कि आने वाले जो साल में है वो इंडिया के ऊपर ये रिपोर्ट बनाएंगे। अब ये रिपोर्ट उन्होंने रिलीज़ की है, ये जानकारी देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। भारत के सभी मीडिया ने इस रिपोर्ट का बहिष्कार किया है, बॉयकॉट किया है। कोई भी मीडिया ये रिपोर्ट नहीं बताना चाह रहा कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, और इसलिए ये वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये जानकारी देना चाहता हूँ कि USCIRF यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने ये कबूल किया कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है। जय श्री राम न बोलने पर उन मुसलमानों को मारा जा रहा है, शेड्यूल कास्ट के बच्चों को मारा जा रहा है। ये उन्होंने कबूल किया। और कुछ चर्चेस के ऊपर, क्रिश्चियनों के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, तो ये उन्होंने रिपोर्ट में कबूल किया कि हाँ, कि भारत में इस तरह का माहौल बनाया हुआ है। और भारत को कंट्रीज फॉर पर्टिकुलर कंसर्न CPC यानी विशेष ध्यान देने योग्य देश के सूची में USCIRF ने भारत का समावेश किया है। अब इसके बाद भारत में किसी भी तरह का हेट स्पीच होता है, धार्मिक उत्पीड़न होता है, किसी भी अल्पसंख्यक, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो या चाहे क्रिश्चियन हो, किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यकों के ऊपर अगर कोई भी अन्याय होता है, कोई भी अत्याचार होता है, किसी सिख को भी अगर कोई अन्याय अत्याचार होता है, तो USCIRF उसमें डायरेक्टली इंटरफेयर करेगी। और इस तरह का पहला ये कदम उन्होंने उठाया कि भारत को उन्होंने CPC के लिस्ट में समाविष्ट किया है, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के यादी में, सूची में भारत का समावेश USCIRF ने किया है। दूसरी बड़ी बात, जितने भी ऑफिशियल्स मोदी सरकार के हैं, जितने भी जो ऑफिसर्स और मंत्री है मोदी सरकार में, उन सभी लोगों को US का वीजा
ये उनको बैन किया गया है। किसी को भी यूएस का वीज़ा नहीं मिलने वाला। और खुद अभी मोदी भी, जो ट्रम्प के इतने अच्छे क्लोज फ्रेंड बताए जाते हैं, तो खुद अब आने वाले समय में मोदी और अमित शाह के ऊपर भी इस तरह का बैन, इस तरह का जो सैंक्शन है, ये लाने का काम यूएससीआईआरएफ ने, ये सेकेंड पॉइंट मैं बता रहा हूं कि यूएससीआईआरएफ ने ये कदम उठाया है कि भारत मोदी सरकार के सभी ऑफिशियल्स को किसी को भी वीजा यूएस का नहीं मिलेगा। और तीसरा कदम उन्होंने उठाया है कि जो फंड वो लाया करते थे, मोदी यहां पर लाया करते थे, जो बीजेपी और आरएसएस को फंड देने का काम कर रहे थे, जो डाइवर्ट करके वहां पर वो सारा फंड देने का काम कर रहे थे, तो यूनाइटेड नेशंस ने, यूएस ने ये इस फंड को रोक दिया है। अब वो बीजेपी को, मोदी को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं करेगी। इस तरह के 3 ये बड़े फैसले यूएससीआईआरएफ ने लिए हैं। और पूरा ये जो रिपोर्ट है, आप यूएससीआईआरएफ के वेबसाइट से पढ़ सकते हो। डिटेल में ये रिपोर्ट लिखा गया है। मजहब के नाम पर जहां हर तरफ नफरत का बीज बोया जा रहा है, ऐसे में इंसानियत के दोस्त अपने अच्छे कामों की वजह से उम्मीद की किरण बने हुए हैं। गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला 23 साला मैकेनिकल इंजीनियर अदीब मंसूरी ने कंटेनमेंट जोन्स में दिन रात ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों की खातिर एक सोलार अम्ब्रेला डिज़ाइन किया है। इस अम्ब्रेला में सोलार पैनल के ज़रिए एनर्जी हासिल होती है और अम्ब्रेला में एक पंखा लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ तक कि मोबाइल चार्जर भी लगा हुआ है। काबिल तारीफ़ है ये बच्चा। ऐसा अगर हर लोग सोचने लगें, पुलिस वाले जहाँ दिन रात हमारी सेफ्टी की खातिर ड्यूटी करते हैं, कई सहूलियत से वो महरूम रहते हैं, तकालीफ का सामना करते हैं, फिर भी हमें प्रोटेक्ट करने में लगे हुए होते हैं। ऐसे में ये बच्चा उनकी सहूलत के बारे में सोचता है। ये बड़ी काबिल तहसीन बात है। जानिए तफसीलात। मेरा नाम अदीब मंसूरी है, मैं अहमदाबाद से हूँ। लॉकडाउन के हिसाब से पुलिस अपना फर्ज 24 घंटे निभा रही है और यहाँ पर दिन ब दिन टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। तो उन्हीं के लिए मैंने ये अम्ब्रेला बनाई है। सोलर पैनल की मदद से लाइट, फैन और यूएसबी चार्जिंग से अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और ये और 2 अम्ब्रेला यहाँ पर बनाई है और अहमदाबाद में इम्प्लीमेंट की है। और आगे कॉलेज की मदद से हम और 10 अम्ब्रेला बना रहे हैं। ख़ास लम्हात में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।